ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना, इस तस्वीर में एक महिला खड़ी है और सब लोग ताली बजा रहे हैं। ये तस्वीर चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि ये वो तस्वीर है जो जापान के इतिहास को पलट रहा है और चाइना के लिए एक बड़ी टेंशन खड़ा कर रहा है। जहाँ एक तरफ जापान में नई पीएम आई है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के युद्धपोत जापान पहुँचे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जापान की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ आ गया है। कौन है ये महिला? ये महिला है सना तकाइची, एक ऐसी नेता जिनको 21 अक्टूबर 2025 को जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया, जो मानी जाती है कट्टरपंथी रूढ़िवादी। और ये जापान के ना सबसे बड़ी खास बात क्या है ना, जापान में पितृसत्तात्मक राजनीति रही है, मतलब पुरुष ही राजनीति में बैठते रहे हैं। ये पहली बार है जब सारे रूढ़िवादी इतिहास को तोड़कर यहाँ पर पहली महिला आ रही है और इन्होंने स्पष्ट बहुमत भी हासिल कर लिया है। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी को हराया। 64 वर्षीय तकाइची अब जापान इनोवेशन पार्टी के साथ गठबंधन वाली सरकार का नेतृत्व करेंगे। ये पिछले 5 सालों में जापान का चौथा प्रधानमंत्री होगा, क्योंकि पूर्ववर्ती नेता अलग अलग कारणों से अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। सना तकाइची को आयरन लेडी कहा जाता है। वे संगीत प्रेमी भी है, हैवी मेटल ड्रम बजाने में निपुण है। लेकिन भारत के लिए ना सबसे बड़ी बात यह है कि इनका शिंजो आबे से कनेक्शन रहा है। जापान और भारत ना पहले से तो करीब थे ही, लेकिन शिंजो आबे के कार्यकाल में शिंजो आबे भारत के अंदर एक ऐसा नेता ढूंढते थे जो उनके सपने को साकार करे। दरअसल ये सपना सिर्फ उनका नहीं था, बल्कि इस पूरे क्षेत्र का सपना था। और साल 2017 में उन्हें ऐसा ही शख्स मिल गया और वो थे पीएम मोदी। पीएम मोदी और शिंजो आबे की दोस्ती न सिर्फ व्यापार तक आगे बढ़ी, बल्कि इन्होंने क्वाड को फिर से जिंदा किया। क्वाड शिंजो आबे की सबसे बड़ी देन रही है और बहुत सोचा समझा प्लान रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, शिंजो आबे ने अपने देश के अंदर कई सारी चीज बदल दिए और उसको कहा जाने लगा आबेनोमिक्स। आबेनोमिक्स के अनुसार अपनी आर्थिक नीतियों को भी वो बदलना चाहते थे। जापान को आबेनोमिक्स के अनुसार जापानी अर्थव्यवस्था को फिर से ये जिंदा करना चाहते थे, संवैधानिक संशोधन करना चाहते थे और फिर से हथियार और आर्मी को बड़ा करना चाहते थे। आक्रामक राष्ट्रवाद शिंजो आबे की नीति में शामिल था और तकाइची उनकी शिष्या रही है। शिंजो आबे का कार्यकाल भारत जापान संबंधों का स्वर्ण युग माना जाता। तकाइची का चुनाव इसी विरासत को आगे बढ़ाने वाला है। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि जापान और भारत एक समय साथ आएंगे। पीएम मोदी ने यहाँ पर उन्हें बधाइयाँ भेजी और कहा कि मैं सना तकाइची को जापान के प्रधानमंत्री नियुक्ति पर हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं निकट सहयोग करने की आशा करता हूँ ताकि जापान और भारत के बीच विशेष रणनीतिक वैश्विक साझेदारी को और विकसित किया जा सके। मजबूत जापान भारत संबंध इंडो पैसिफिक क्षेत्र और उसके बाहर शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए अपरिहार्य तत्व है। ये जो बयान है, इस बयान से ही समझ में आ रहा है कि भारत और जापान किस तरीके से एक साथ बढ़ रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। वैसे तो ये एक ऐसी नेता है जिनको लेकर कहा जाता है चीन के प्रति इनका दृष्टिकोण बहुत ही कठोर है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, मानव अधिकार का मामला हो, क्षेत्रीय विवाद का मामला हो, ताइवान का मामला हो, वे चीन को जापान के लिए एक प्रमुख खतरे के रूप में देखती है। जापानी संविधान में संशोधन, सेल्फ डिफेंस फोर्सेज को मजबूत करना तथा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया जैसे लोकतांत्रिक देशों के साथ गठबंधन को बढ़ावा देने का वकालत करती है। उनका ये सारा रुख शिंजो आबे की नीतियों से प्रेरित है, लेकिन वो इससे भी अधिक आक्रामक है। चीन की विदेश मंत्रालय ने उनके चुनाव पर आशा जताई कि जापान इतिहास और ताइवान जैसे मुद्दों पर अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करेगा, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि ऐसा होने वाला नहीं है, कम से कम जब तक तकाइची है। तकाइची ताइवान को मजबूती से समर्थन देती है। उन्होंने ताइपे की राजनीतिक पार्टियों से कई बार मुलाकात, जो चाइना को पसंद नहीं है। 2024 में एलडीपी नेतृत्व चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि यदि चीन ताइवान पर समुद्री नाकाबंदी लगाता है तो ये राष्ट्रीय अस्तित्व के लिए संकट होगा और जापान 2015 के कानून के तहत प्रत्यक्ष हमले से पहले भी बल प्रयोग कर सकता है।
हालांकि वे शांतिपूर्ण संवाद की बात भी करती है, लेकिन उनका जोर ताइवान स्ट्रेट में स्टेटस को बनाए रखने पर है। तकाइची ने चीन के मानवाधिकार पर भी खुली आलोचना की है। उदाहरण के लिए उन्होंने इनर मंगोलिया में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के दमनकारी नीतियों की निंदा की, जहां स्थानीय भाषा और संस्कृति पर प्रतिबंध लगाए गए। उन्होंने कहा कि मुझे क्रोध आता है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का दमन जारी है। क्षेत्रीय विवाद की बात करें तो वो यासकुनी श्राइन यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के अपराधियों को कहा जाता है, उसकी वे यासुकुनी श्राइन जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों को समर्पित है, उनकी नियमित यात्रा करती है। और इसकी यात्रा करने से चीन और दक्षिण कोरिया बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उनके ऊपर जापान ने एक समय बहुत अत्याचार किया। इसके अलावा वे चीनो जापानी क्षेत्रीय विवाद पर चीन के विस्तारवादी रुख की आलोचना कर। अगर विदेश नीति की बात कही जाए तो ताकाची की फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक विजन का समर्थन करती है, जो चीन के दबदबे को चुनौती देता है। मतलब आने वाला जो समय है, ये समय होने वाला है चाइना के विरोध का। डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत खुश है और इन्होंने भी बधाइयां भेजी है। वहीं दूसरी तरफ भारत की बात करें तो भारत ने तो यहाँ युद्धपोत ही भेज दिया है। दरअसल भारत का युद्धपोत इस वक्त भ्रमण करने निकला हुआ है और आजकल भ्रमण कर रहा है चाइना के इर्द गिर्द। वो कहते हैं ना, सीने पे दाल दलना, कुछ उसी तरीके का काम कर रहा है भारत। साउथ चाइना सी के कई देशों का भ्रमण करते हुए भारत का युद्धपोत अब पहुंचा हुआ है जापान। न सिर्फ जापान पहुंचा हुआ है, बल्कि यहाँ पर एक युद्धाभ्यास भी करने को गया है। स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख रहे हैं। इन तस्वीरों में भारत के चार्ज दी अफेयर्स और जापान की नौसेना ने स्वागत किया है भारत के INS सहाद्री का। भारत और जापान के बीच वैसे ये पहली बार नहीं है कि युद्धपोत पहुंचा हो और समुद्री सहयोग हो। अब ज्यादा गहरा होता जा रहा है दोनों का सहयोग। आधुनिक रूप से ये 2000 के दशक में शुरू हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है। इंडो पैसिफिक में चाइना को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी हो गया है। INS सहाद्री का 2012 में कमीशन होना भी ऐतिहासिक और एक बार फिर से भारत का इस इलाके में भ्रमण और युद्धाभ्यास ये चाइना को ये समझाता है कि ये मत समझो कि तुम मनमानी करोगे तो वो सब कुछ चलेगा। खैर, बहुत तेजी से जियोपॉलिटिक्स बदल रहा है। जापान में अब ये कितने लंबे समय तक टिकती है, ये एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि जापान में अभी कुछ सालों से ऐसा हो रहा है कि PM टिकते ही नहीं है अलग अलग कारणों से। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ। 米国の関税による影響の緩和にも万全を期してまいります。また、この内閣における成長戦略の肝は危機管理投資でございます。経済安全保障、食料安全保障、エネルギー安全保障などさまざまなリスクや社会課題に官民手を携えて先手を打って行う戦略的な投資でございます。